गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का ज्योग्राफी सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज, यानी कि भूमि, मिट्टी और जल संसाधन। ठीक है, यह वीडियो का पहला भाग है। इसमें हम लोग कुछ पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर वो कौन से तत्व हैं जो पृथ्वी पर जीवन के कारण बने हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके न होने से जीवन पृथ्वी पर संभव नहीं है। तो बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, जिसे लाइफ सस्टेनिंग मटेरियल्स कहते हैं। तो हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह जो पृथ्वी है, अगर आप एक बार सोच लीजिए कि अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ ना होती, यानी कि भूमि ना होता या मिट्टी ना होती या फिर जल नहीं होता, तो क्या होता? ठीक है, क्या उस समय जीवन संभव हो पाता? ऐसा संभव नहीं है कि इनमें से किसी एक को हम लोग हटा दें और उसके बावजूद जीवन संभव हो पाए। ये सब के सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, तो अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत से ऐसी चीज़ें मिलती हैं इस पृथ्वी पर जिसके बारे में हमें जानना है, सीखना है, समझना है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग लैंड। लैंड जो होता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इस पृथ्वी का, जिस पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि पाए जाते हैं, और उन्हीं के बारे में हमें जानना है। अब जानते हो कि जो भूमि है वो हर जगह पर एक समान नहीं है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की भूमि के स्वरूप देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कहीं पर ऊंचे लफ्टी माउंटेन्स हैं, यानी कि ऊंचे पर्वत हैं, तो कहीं पर घाटियां हैं, कहीं पर मैदानी क्षेत्र है, तो कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर पठारी क्षेत्र है, तो कहीं पर रेगिस्तान है। अर्थात भूमि का जो स्वरूप है अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, तो इन्हीं भूमि के स्वरूपों के बारे में हमें जानना है। तो अगर आगे आते हैं कि इन भूमि का, अर्थात इस जमीन का हमें फ़ायदा क्या है। तो ये भूमि जो होती है वो हमें रहने के लिए घर उपलब्ध कराती है, खाने के लिए ज़मीन उपलब्ध कराती है जिस पर हम लोग अनाज उगाते हैं और अपने भोजन की आपूर्ति करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो भूमि होती है वो हमारे सांस्कृतिक विकास के लिए भी अति आवश्यक होती है। ठीक, तो आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं इसके बारे में और थोड़ा सा और जानते हैं भूमि के स्वरूप के बारे में। तो यहाँ पर दो स्वरूप बताए गए हैं, माउंटेन्स एंड प्लेन्स। ठीक है, तो पूरी पृथ्वी का जो भौगोलिक स्वरूप है, जो भौमिक स्वरूप है, वो एक समान नहीं है। हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं अपने देश का। तो अगर हम अपने देश का देखें तो हमारे देश में लगभग ठीक है, हमारे देश में अगर देखें हम तो यहाँ पर उत्तर में पर्वत हैं, विशाल हिमालय का पर्वत श्रेणी पाई जाती है, जो हमें एशिया से अलग करने का काम करती है। अर्थात हमारे दक्षिण एशिया में हमारा जो देश स्थित है उसको बाकी एशिया से अलग करती है। तो यहाँ पर ऊंचे पर्वत हैं और यहाँ से विभिन्न प्रकार की नदियाँ प्रवाहित होती हैं जो उत्तरी मैदान का निर्माण करती हैं। यह दुनिया का सबसे ज़्यादा उपजाऊ और सबसे बड़ा मैदान है जो हमारे देश में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसके नीचे हम लोग देखेंगे कि यहाँ से जो ऊंची नदियाँ हैं, पर्वत हैं, इन पर्वतों के अलग अलग हिस्से से बहुत सारी नदियाँ प्रवाहित होती हैं जो बहती हुई अपने साथ अवसादों को लेकर आती हैं और उन अवसादों को मैदानी क्षेत्रों में छोड़ते हुए अवक्षेपित करते हुए चली जाती हैं, जिससे एक विशाल जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है और इसी को हम लोग मैदान कहते हैं, अर्थात भारत का उत्तरी उपजाऊ मैदान कहते हैं। ठीक है, तो ये उत्तरी उपजाऊ मैदान है वो सामरिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इसके साथ ही साथ यह जो मैदान है वो नदियों के किनारे बसा हुआ है, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर फैक्ट्रियों अर्थात औद्योगिक उद्योगों का विकास हुआ है।
क्योंकि विभिन्न प्रकार के उद्योग, कृषि और कैटल रियरिंग अर्थात पशुपालन होता है और यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में एम्प्लॉयमेंट अर्थात रोजगार उपलब्ध होने के कारण यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या भी निवास करती है। ठीक है, तो यह दुनिया के सबसे घने जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है। ठीक, आगे हम लोग जब जाते हैं तो पता चलता है कि आखिर इसका प्रयोग कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हाई मेडोज होते हैं अर्थात जो ऊंचे मैदान जो होते हैं, घास के मैदान, वो उससे हमें घास के मैदान से हमें घास फूस इत्यादि प्राप्त होते हैं, जहाँ पर हम लोग अपने कैटल्स को अर्थात जानवरों को चराने का काम करते हैं। जानवरों के लिए भोजन, घास फूस, चारा उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो प्लेन्स आता है और यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान होता है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली जो विभिन्न नदियाँ हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, तो ये नदियाँ एक उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं। अगर हम लोग दक्षिण भारत में जाते हैं तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये कुछ दक्षिण भारतीय नदियां हैं जो अरब सागर से प्रवाहित होती हैं और बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो ये नदियां हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और उत्तर भारत में पाए जाने वाली नदियों में यातायात का काम भी होता है, जिससे विभिन्न प्रकार की व्यापारिक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं डिज़र्ट। डिज़र्ट जो होता है वो एक रेगिस्तानी इलाका होता है जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में बारिश नहीं होती है और वहाँ पर कृषि कार्य नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर बहुत कम मात्रा में पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं। कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर पानी पाया जाता है, जिसे हम लोग ओएसिस अर्थात मरुस्थान पाए जाते हैं, उसके आसपास कुछ हरियाली देखने को मिलती है। यहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं ज़्यादातर नोमैडिक होते हैं अर्थात बंजारे होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं प्लेट्यू। तो हमारे देश में एक विशाल प्लेट्यू अर्थात पठारी हिस्सा है यहाँ पर, जो ट्रायंगल के आकार का है। इसको दो भागों में बांटा गया है, छोटा नागपुर का पठार और दक्कन का पठार अर्थात दक्षिण के पठार में। यह जो पठारी इलाका है, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। क्योंकि यह इलाका काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, यहाँ पर नदियों का प्रवाह बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर खेती ज़्यादा नहीं हो पाती। फिर भी यह खनिज तत्वों के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा रिच है, धनी है और यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में खनिज तत्व उत्पादित किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ चूँकि यहाँ पर बनावट जो है वो काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ अनइवन है, इसलिए इन क्षेत्रों में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अर्थात जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। इसके साथ ही साथ आसपास के क्षेत्रों में कैटल रियरिंग की जाती है और मछली पकड़ने का व्यवसाय भी किया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये सब के सब जो प्रक्रियाएँ हैं वो केवल एक ही जगह पर संचालित हो रही हैं, वो है लैंड अर्थात भूमि पर, इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से देखें तो भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट खत्म होता है लैंड। अगले वीडियो में हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, फिर और आखिरी वीडियो में हम लोग वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।